जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका हम MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त, अभी तक आपने चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका आपने फुल एक्सप्लेनेशन जो कि चैप्टर का लाइन बाय लाइन होता है, वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखेगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तब आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कि टोटल आपको प्रश्न की संख्या जो है कितनी है, 45 है। कितने हैं? 45। 45 क्वेश्चन है और 45 का आंसर आपको देना है। और आपको कितना सही हो रहा है 45 में, ये आप हमें लास्ट में जरूर बताइएगा। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कलर चेंज रहेगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि लाल में लाल अच्छा नहीं लगेगा। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ये जो रक्त है एवं लौह की नीति का अवलंबन जो किया था, वो हमारे किसने किया था मेरे दोस्त? मेज ने किया था, या हिटलर, या बिस्मार्क, या विलियम वन। तो ये हमारे कौन किए थे? ये हमारे बिस्मार्क ने किया था। बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट अगर सी लगाए उन सबका 100% सही है। चलिए उससे पहले मेरे दोस्त, अगर आप भी क्लास 10th का ऑल नोट्स जैसे PDF, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक, इन सभी के सभी चीज़ चाहिए तो आप एक बार इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं 2 नंबर प्रश्न में। 2 नंबर प्रश्न करा कि फ्रैक्ट फैक्ट की संधि कब हुई थी। ये जो फ्रैक्ट फैक्ट है इसकी संधि कब हुई थी? देखिए हम ये सब आपको डिटेल में पढ़ा दिए, फुल डिटेल के साथ, जो कि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होता है। ये सभी के सभी प्रश्न आपको चैप्टर से लिया गया, जिसका लिंक आपको हम आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बार बार क्यों बोले, क्योंकि यही वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब यहाँ पर बताइए क्या होगा 2 नंबर का। बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट अगर कर रहे हैं 1871, उन सबका बिल्कुल ही सही है। चलिए बियाना कांग्रेस कब हुआ था? ये जो बियाना कांग्रेस जो हुआ था वो हमारा कब हुआ था? 1815 में, 1818 में, या 1820 में, 1848 में। तो आपको बताए हुए थे एक क्रांति चला था जो कि 1814 से लेके 1848 तक चला था। तो मतलब ये सब भी हो सकता है। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट अगर ए कर रहे हैं उन सबका बिल्कुल ही सही है। चलिए ये बताइए मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर जो थे वो हमारे कौन थे? दार्शनिक थे, या राजनीतिज्ञ थे, या धर्म सुधारक थे, या समाज सुधारक थे? इसके बारे में बताइए क्या थे वे, ये क्या थे? बिल्कुल मेरे दोस्त, जितने भी स्टूडेंट करें डी, उन सबका बहुत ही, ये समाज सुधारक थे। कौन? तो मार्टिन लूथर जो थे हमारे, वह समाज सुधारक थे। ठीक है, चलिए डी वाले का बिल्कुल ही सही है। ये बताइए 5 नंबर में कि काउंट काबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ये हम आपको बताए हुए थे फुल डिटेल के साथ, कि सेनापति के, या फ्रांस में राजदूत, या गृह मंत्री, या प्रधानमंत्री। तो ये आप बताइए, फटाफट कमेंट करिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जितने भी स्टूडेंट अगर सी लगाए हैं प्रधानमंत्री, उन सबका बहुत ही अच्छा है। ये काउंट काबूर को क्या करता है? उसे प्रधानमंत्री का पद नियुक्त कर देता है, उसे पद पर बैठा दिया जाता है। चलिए अब बात करते 6 नंबर प्रश्न में कि गैरीबाल्डी जो पेशे से ये क्या था। ये जो गैरीबाल्डी थे वो पेशे से क्या था? किसान था, नाविक था, या जमींदार था, या सिपाही था? फटाफट कमेंट करिए। चलिए मेरे दोस्त, जितने भी स्टूडेंट अगर डी लगाए हैं, यह एक प्रकार के क्या थे? नाविक थे पेशे से। तो आपने क्या बताया? तो ये हमारा डी, बिल्कुल मेरे दोस्त डी वाले का बिल्कुल ही सही है। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये जो यूरोप जगह है उसका मरीज किसे कहा गया है? रूस को, या जर्मनी को, या तुर्की को, या यूनान को? फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर आपने बुक अगर अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। तो जितने भी स्टूडेंट अगर तुर्की किए उन सबका बहुत ही अच्छा है। देखिए ये सब आपको कब समझ में आएगा? बहुत ही बेहतरीन तरीका से 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब। क्यों? क्योंकि जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है कि यंग यूरोप, यूरोप की स्थापना किसने की थी? ये जो यूरोप है उसकी स्थापना किसने की थी? काबूर ने किए थे, या मेजनी ने, या बिस्मार्क ने, या गैरीबाल्डी ने? तो इसके बारे में बताइए 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो हमारे यूरोप की स्थापना किए थे ये हमारे मेजनी साहब ने किया था, जिसका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अब आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद
जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। मतलब किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? पहले इटली का एकीकरण हो रहा था, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण। लेकिन इटली और जर्मनी का एकीकरण जो हो रहा था वह साथ साथ ही हो रहा था। लेकिन किस युद्ध का पूरा होने के बाद? ये बताइए, क्रीमिया का युद्ध, या सोडावा का युद्ध, या प्रासा की डेनमार्क का युद्ध, या सोडान का युद्ध? ये बताइएगा फटाफट। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, जितने भी स्टूडेंट अगर कर रहे हैं सेडान का युद्ध, उसका बहुत ही अच्छा है, लाजवाब, आपका बहुत अच्छा है। चलिए 10 नंबर प्रश्न में देखिए, यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? मतलब ये जो ज्ञान विज्ञान है वह प्रेरणा स्रोत रहा, मतलब किसी से सीखने की चीज इसमें थी। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए। तो ये हमारे किससे थे? जर्मनी से थे, या यूनान से, तुर्की से, या इंग्लैंड से? वह किससे सीखे थे? कौन? तो ये हमारे यूरोप वासी के लोग। तो किससे सीखे थे? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो ये जो हमारे थे यूनान के लोगों से थे। ठीक है, ए वाले सुनी बी वाले का बहुत ही अच्छा है। चलिए अब चलते 11 नंबर प्रश्न में। और 11 नंबर में लिखा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये जो इटली है और जर्मनी, ये इटली और जर्मनी जो है वो दोनों किस महादेश में आते हैं? तो ये आते हैं किस में? यूरोप महादेश में। बहुत अच्छा। ये बताइएगा, भारत किस महादेश में आते हैं? आप सब बता सकते हैं क्या? भारत किस महादेश में आते हैं? चलिए आप कमेंट करके बताइएगा। इतना तो बता ही सकते हैं ना, आप भारत में रहते तो भारत के बारे में पता होना चाहिए ना। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 12 नंबर प्रश्न का फटाक तौर कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल मेरे दोस्त, लुई 18वां होगा, या नेपोलियन तृतीय होगा, या नेपोलियन बोनापार्ट होगा, या बिस्मार्क होगा? तो जितने भी स्टूडेंट अगर कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट, इसका बहुत ही अच्छा है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो हमारे किए थे यह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, चलिए आप बताइएगा 13 नंबर प्रश्न में कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? मतलब कि कह रहा है कि वियना जो सम्मेलन हुआ था उसके द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना फिर से किया गया था? तो ये हमारे किसके थे? देखिए, आप जो ये हैप्सबर्ग सुने हैं, ऑर्लेलिया सुने हैं, बुर्ब सुने हैं, या जारशाही सुने, इसके बारे में बताइए 13 नंबर का। तो यहाँ पर बुर्ब नहीं होगा, बुर्बो वंश होगा। क्या होगा? बुर्बो वंश था। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ गलत है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। बुर्बो वंश का स्थापना किया गया था। कहाँ पर? फ्रांस में किया हुआ था। ठीक है, वियना सम्मेलन के तहत किया गया था। चलिए अब बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न में कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये जो 1870 में फ्रांस और प्रासा के जो बीच युद्ध हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? ये बताइए। तो ये जो हमारे हुए थे मेरे दोस्त, कहाँ पर हुए थे? ये हमारे सोडान में हुए थे। कहाँ होता है? सोडान। बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट अगर ए लगाए उन सबका बहुत ही अच्छा है। जालवेरियन एक संस्था थी। मतलब ये जालवेरियन जो है वह एक प्रकार की संस्था थी। कहाँ की? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, या पादरी सामंतों की? तो इसके बारे में बताइए क्या राइट आंसर का? तो ये जो हमारे हैं व्यापारियों की थी। ठीक है, ये जालवेरियन जो था हमारे वह व्यापारियों की एक संस्था थी। ठीक है, आगे चलिए 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ये जो बिस्मार्क था वो एक प्रकार का क्या था? तो ये जो हमारे कूटनीतिज्ञ था। मतलब कूटनीतिज्ञ कर समझते हैं कि गलत सलत बोल कर कुछ ना कुछ गलत करके ये कूटनीतिज्ञ कहलाता है। ठीक है, चलिए आप बताइएगा, आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ये बताइएगा। तुर्की के, यूनान के, हंगरी के, पोलैंड के? तो ये भी आपको हम सब डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा मेरे दोस्त। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छा से समझाए हुए हैं। चलिए ए वाले का बहुत ही अच्छा है। देखिए कब हम क्यों कह रहे हैं आपको, देखिए कहने का रीजन समझिए। देखिए आपको चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, लेकिन पूरा नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये चैप्टर अगर आप देख लेते हैं तो आपसे 2 से 4 नंबर आपको इस चैप्टर से मिलेगा, चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पाठ के लिए, किसी बुक के। चलिए यहाँ पर देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा था? मतलब इन दोनों के जो बीच में का था, इटली और जर्मनी का एकीकरण साथ साथ हो रहा था और इसके विरुद्ध में कोई और था। तो इंग्लैंड था, या रूस था, या ऑस्ट्रेलिया था, या प्रासा था? ये बताइए कौन था हमारे दोस्त, फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट अगर करें ऑस्ट्रेलिया, उन सबका बहुत ही अच्छा है। और एक बात बता दें, ऑस्ट्रेलिया जो है ना बुरी तरह से हारा था। कहा था? बुरी तरह से हारा हुआ था। और ये सब हम आपको बताए हुए, तब देखिएगा तब आपको और समझ में आएगा। चलिए 19 नंबर में देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ये जो मेजनी है इसका संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, या कार्बोनरी से, या फिलिक हेटारिया से, या डायट से? इसके बारे में बताइए। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा?
बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट अगर कर रहे हैं कार्बोनरी उसका बहुत ही बेस्ट है, तो ये बी वाले का बहुत ही अच्छा है। अब टोटल आपके 20 नंबर आगे। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, बताइएगा। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? 20 नंबर का प्रश्न को उत्तर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, जितने भी स्टूडेंट ने यूनान लगाए उन सबका बहुत अच्छा है। ये बताइएगा मेरे दोस्त, 20 में आपका अभी तक कितना सही हुआ है? देखिए सॉरी, आपका जो 20 है ना, ऊपर में कितना आपका सही हुआ से बताइए। 10 सही हुआ है, 15 सही हुआ, 18 सही हुआ, 20 हुआ, कि 20 में 20 सही हुआ? बहुत ही अच्छा, 20 में 20। चलिए अच्छा बात है, 20 में 20 सही होना भी चाहिए। चलिए, एक्ट ऑफ वर्ड्स पारित हुआ, एक्ट ऑफ वर्ड्स कब पारित हुआ था ये बताइएगा, कब हुआ था? चलिएगा मेरे दोस्त फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो ये जो हमारे हुए थे 1688 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये वाले का बहुत ही अच्छा है। चलिए, आपको हम बार बार करें, क्लास 12th का अगर आपको ऑल नोट्स चैप्टर वाइज चाहिए या सब्जेक्टिव का चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, किसी प्रकार का भी आप नोट्स चाहिए, तो एक बार इस नंबर पे संपर्क जरूर कीजिएगा। एक बार नंबर आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस नंबर पे आपको, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी बाद में मिलता है, जो कि आपको लास्ट में समय होता है ना, वो भी आपको इसी नंबर में मिलने वाला है, ठीक है। चलिए 22 नंबर में देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता जो है वो हमारे किस वर्ष लागू की गई थी? वेट वेट वेट, अब यहाँ पे बताइएगा, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी ये बताइएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये मोबाइल से हम पढ़ा रहे हैं, तो मोबाइल से थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसका राइट जो आंसर होगा डी होगा, 1840 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ये जो वियना सम्मेलन जब हुआ था उस टाइम राष्ट्र कोई सा सम्मिलित नहीं था, कौन था? रूस था, ब्रिटेन था, फ्रांस था या जर्मनी था? इसके बारे में बताइए। तो ये जो हमारे थे वह जर्मनी सम्मिलित नहीं था, मतलब वह नहीं भाग लिया हुआ था, ठीक है। चलिए बताइएगा 24 नंबर में, कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? ये पवित्र संघ की जो योजना थी वो हमारे किसने की थी? तो ये हमारे रूस ने किया था। बिल्कुल मेरे दोस्त, ए वाले का बिल्कुल ही सही है। यंग इटली के संस्था किसने किया था, मतलब यंग इटली के संस्थापक कौन है? तो ये जो हमारे हैं कौन है मेरे दोस्त, फटाफट बताइएगा कौन थे। तो ये तो देखिएगा मेजनी। देखिए मेजनी के नाम आपको ज़्यादा खासकर देखने को मिलेगा, कि किसका? मेजनी का। मेजनी क्योंकि बहुत ही अच्छा कार्य और ये भी किया हुआ था, जो कि मेजनी के बारे में बहुत डिटेल के साथ समझाए हुए थे, जो कि 2 नंबर 3 नंबर में आपके कभी 5 नंबर में पूछ लेगा। तो देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि 2 ही वीडियो तो बना है, 2 ही पार्ट में बना हुआ है, जो कि 40 मिनट में आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझा दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब बताइएगा, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ये जो जर्मनी के एकीकरण जब हो रहा था उस टाइम क्या किया बिस्मार्क ने? एक लौह एवं रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन भी किया था, अपनाया था। प्लस प्लस में वह कितने युद्ध किए थे? 1 2 3 4, बताइएगा फटाफट बताइएगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, 3 के 3 किए हुए थे, बहुत अच्छा। सी वाले का बहुत ही अच्छा है। जल जलवेराइन की संस्था किस राज्य ने किया था? जलवेराइन की संस्था किस राज्य ने किया था ये बताइएगा। किसने किया था या किस राज्य ने किया था ये बताइएगा। तो ये जो हमारे हैं किसने किया था मेरे दोस्त? तो ये हमारे क्या थे? परासा ने किया हुआ था, ठीक है। ये वाले का बहुत ही अच्छा है। चलिए आप चलिएगा 28 नंबर में, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के जब स्वतंत्रता संग्राम हुई थी, मतलब आज़ादी के समय हुई थी, तो उस समय किसकी पराजय हुई? किसकी पराजय बताइएगा। ये रूस की हुई थी या तुर्की की या यूनान की या फ्रांस की? इसके बारे में बताइए। 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो हमारे हैं वो हमारे तुर्की की हुई थी, ठीक है, पराजय हुई थी। चलिए अब बात करते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? कहाँ पर? फ्रांस में। तो किसका था ये बताइएगा। तो ज़्यादा खासकर आप सुने हैं बुर्बो, तो बुर्बो वंश के ही लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हंगरी की भाषा क्या थी? ये जो हंगरी है वह किस भाषा की थी इसके बारे में बताइए। हंगरी जो थी वह किस भाषा थी? 30 नंबर का बताइएगा। तो ये हमारे इतावली थी, मैंगयार था, या पोलिश थी, या फ्रेंच थी? इसके बारे में बताइए। तो ये जो हमारा था बी था, क्या था? बी। बी वाले का बहुत ही अच्छा है। चलिए अब बताइएगा 31 नंबर में, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? ये जो मारियान है वह किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? इसके बारे में बताइए। फ्रांस का, रूस का, इटली का या जर्मनी का? फटाफट कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त, क्या राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा, फ्रांस वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है, फ्रांस। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे चलते हैं 32 नंबर में, कार्बोनरी
की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बन नरी जो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में। तो ये बात समझिए, ये 1814 से पहले से हुआ था, मतलब कि ये हमारा ए बहुत ही राइट आंसर है। अब चलिए यहाँ पर तो पता चल गया कि ए इसका राइट आंसर है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? ये जो चार्टिस्ट आंदोलन था वह कहाँ पर संपन्न हुआ था मेरे दोस्त? ये हमारे इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ थे? इंग्लैंड में। चलिएगा आपके सामने 34 नंबर है। गुल्फ नवगुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? ये भी कोई प्रश्न है भाई, कहाँ से ये सब प्रश्न है? पूछता है कि समझ में नहीं आएगा। देखिए ठीक है, चलिए इसका बाद ये आंसर राइट आंसर है। चलिए याद करने में भी कभी कभी दिक्कत होगा सकता है, बट याद करना बहुत ही जरूरी है। एक बार दो बार वीडियो देखेगा तो और ज़्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हो रहा था उस टाइम फ्रांस का शासक कौन था, राजा कौन था? ये कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन तृतीय था, विक्टर एमुनल था, या विलियम प्रथम था। तो ये जो हमारे थे वो हमारे विलियम प्रथम थे। बिल्कुल मेरे दोस्त, ए वाला नहीं डी वाले का बहुत ही अच्छा है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए, नहीं मेरे दोस्त ये रॉन्ग बोला गया। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का ना बोला है। फ्रांस का ये हमारे नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय था। नेपोलियन बोनापार्ट मत लगा दीजिएगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की जो घटना है वह किससे माना जाता है? बताइएगा किससे माना जाता है? तो ये जो हमारे है पूर्ण जागरण से माना जाता है। तो ए वाले का बहुत ही अच्छा है। 37 नंबर प्रश्न का, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? चलिए अब यहाँ पर बताइएगा 37 नंबर प्रश्न का कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की थी? तो कुस्तुबिनिया की संधि के द्वारा। बी वाले का बहुत ही बड़ा है, कुस्तुनिया। ठीक है, अब यहाँ पर दीजिएगा 38 नंबर प्रश्न का, सोडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सोडाओ की जो युद्ध हुई थी उसमें किसकी पराजय हुई थी, इसके बारे में बताइएगा। तो ये जो हमारे हैं ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा बुरी तरह से आ रहा है और हारता ही आ रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ बताइएगा 39 नंबर में कि प्रासा का शासक कौन था? ये जो प्रासा है उसका शासक कौन था? तो ये जो हमारे हैं विलियम प्रथम यहाँ पर होगा। क्या होगा? विलियम प्रथम यहाँ पर होगा। ठीक है, ये याद रखिए। वहाँ पर नेपोलियन था, यहाँ पर विलियम, यहाँ पर फ्रांस का था, यहाँ पर कहाँ का है? प्रासा का है। देखिए यहाँ पर क्या था? फ्रांस का था तो यहाँ पर नेपोलियन तृतीय था, और यहाँ पर प्रासा का था। प्रासा का जो थे हमारे वह नेपोलियन प्रथम था। ठीक है, मेटरनिख कौन था? मेटरनिख जो था वो हमारे कौन थे मेरे दोस्त? ये हमारे क्या थे? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। क्या था? अमेरिका का, चलिए ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। अब चलिए 41 नंबर प्रश्न में कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था तो ये जो हमारे हैं किसके द्वारा हुआ था? तो ये हमारे फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा पूरा हुआ था। तो डी वाले का बहुत ही अच्छा है। चलिए, युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया था? ये बताइएगा। इसमें बताइए क्या राइट आंसर क्या? मेजनी होगा, या काउंट काबरू होगा, या गैरीबाल्डी होगा, या बिस्मार्क होगा? तो इसके बारे में बताइए क्या होगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, इसने क्या है? मेजनी साहब ने किया था। मेजनी का आपको हर हाल में याद रखना है। मेजनी की ज़्यादा खासकर नहीं याद रहेगा तो खटाखदर मेजनी लगा दीजिए। देखिए मान लीजिए कि आपको प्रश्न याद नहीं है, ठीक है, ज़्यादातर नहीं याद है, तो आप क्या लीजिएगा? मेजनी लगा दीजिएगा, टेंशन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते 43 नंबर में कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? किस संघ की स्थापना की थी, इसके बारे में बताइए। 43 नंबर प्रश्न का तो ये हमारे हैं राइन संघ की स्थापना की थी। सी वाले का बहुत ही अच्छा है। सार्डिनिया पिंडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिंडमाउंट का शासक कौन था, इसके बारे में बताइए। तो ये जो हमारे थे नेपोलियन तृतीय था, काउंट काबूर था, या विक्टर एमुनल था, या विलियम प्रथम था? तो ये जो हमारे थे कौन थे? विक्टर एमुनल था। ठीक है, डी सी वाले का बिल्कुल है। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? वाह कितना गजब प्रश्न है। लाल कुर्ती का टुकड़ी है ना। चलिए ये हमारे जो किए थे गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है, टोटल आपके कितने प्रश्न थे? 45 कितने थे? 45 थे। और आप बताइएगा 45 में आपको कितना सही हुआ? पूरा 45 क्वेश्चन आपके थे और 45 में आपको कितना के कितना सही हुआ है। और एक बात और बताएंगे मेरे दोस्त, अगर आपके भाई बहन दोस्त कोई भी क्लास 12th में है उससे ज़रूर बताइए किसके बारे में? सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार के बारे में। अगर आपके भाई बहन दोस्त कोई भी क्लास 12th में या 11th में गए हैं
उसे ज़रूर बताइए किसके, सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार के बारे में। ठीक है, और आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा RDX सेल्फ स्टडी, और यूट्यूब चैनल का नाम यही है RDX सेल्फ स्टडी। तो जाके जरूर सर्च कीजिएगा, या तो वीडियो का लिंक हम आई बटन में इसका टेलीग्राम का लिंक हम आई बटन में दे देंगे। और एक बात और बताएंगे, चैप्टर का NCERT का ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब से सब चीज़ कर दीजिएगा।